आरती का जीवन बहुत ही दुखों और गरीबी से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देने का सपना देखती थी। एक दिन की बात है, आरती रसोई में बैठकर सब्जी काट रही होती है। तभी आरती की सास मंजू वहाँ आती है और कहती है, आरती बेटा, सब्जी कट गई है क्या? हाँ माँ जी, लगभग कट चुकी है सब्जी। फिर तो ठीक है, मैं तो बस तुझे थोड़े से मसाले और तेल देने आई थी, क्योंकि तू तो अच्छे से जानती है ना, हमारे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें बहुत ही कम चीजों में अपना गुजारा करना है, तो तू ये थोड़ा सा तेल और ये थोड़े से मसाले हैं, इन्हीं से जो बना पाए बना ले। लेकिन माँ जी, आखिर कब तक हमें ऐसे ही कम चीजों में गुजारा करना पड़ेगा? मैं अपना और आपका मन तो मार लूंगी, लेकिन बच्चों को कैसे समझाऊं? उन्हें तो रोज कुछ ना कुछ नया और स्वादिष्ट खाना खाने को चाहिए होता है ना माँ जी। लेकिन बहू, तू तो अच्छे से जानती है ना, हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। वो तो बस कहीं ना कहीं से जैसे तैसे हम दोनों सास बहू जुगाड़ पानी लगाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी पड़ोस से कोई कुछ दे देता है, तो कभी किसी संस्था से हमारे घर पर कुछ खाने पीने को आ जाता है। बस इसी से हमारा गुजारा चल रहा है बहू। मंजू की रोज की आदत थी, वो रोज आरती को नाप तोल कर तेल और मसाले दिया करती, जिससे आरती बहुत परेशान रहा करती। लेकिन वो चाहकर भी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती, क्योंकि पति के जाने के बाद सास और बच्चे ही आरती का सहारा थे। थोड़ी ही देर में आरती खाना बनाकर लाती है और सबको खाने को देती है। तभी आरती के बच्चे प्रिया और सोनू अपनी माँ से कहते हैं, माँ, ये क्या बना दिया तुमने? आज खाने को देखकर खाने का मन ही नहीं कर रहा है हमारा तो। हाँ मम्मी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप रोज रोज ये इतना घटिया खाना बना देती हो, हमें नहीं खाना ये सब, हमें तो कुछ टेस्टी खाना है। बच्चों, अन्न का अपमान नहीं करते। तुम्हें तो भगवान जी को धन्यवाद करना चाहिए कि हमें आज पेट भरने के लिए खाना मिल रहा है, वरना इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें रात को पानी पीकर अपना गुजारा करना पड़ता है। मेरे बच्चों, माँ जी रहने दीजिए, बच्चों को अभी ये सब समझ में नहीं आएगा, पर ये तो अभी बच्चे हैं, इसीलिए इन्हें क्या ही पता कि हम अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। लेकिन बहू, अगर हम इनको नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? रहने दो दादी, हम गरीब बच्चों को अच्छा खाना खाने का अधिकार ही नहीं है। बच्चों का चेहरा उदास देखकर आरती को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारी गरीबी के कारण बहुत मजबूर थी। इसी तरह से एक दिन मंजू किसी जरूरी काम से बाहर जाती है और इसी दौरान आरती रसोई में आती है और चुपके से अपने बच्चों के लिए टेस्टी सा खाना बनाने के बारे में सोचने लगती है। बेचारे मेरे बच्चे रोज ऐसा रूखा सूखा खाना देखकर उदास हो जाते हैं। अभी तो घर पर माँ जी भी नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों के लिए कुछ स्वादिष्ट सा बना लेती हूँ, जो उन्होंने काफी समय से खाया ना हो। ऐसा सोचकर आरती अपने बच्चों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है। पराठे बनाने के बाद वो अपने बच्चों को खाने को देती है। क्या बात है मम्मी, आज तुमने हमारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। इसका मतलब ये कि अब हम लोग अमीर हो गए क्या? हाँ मम्मी, बोलो ना, हम भी अमीर हो रहे हैं क्या, जो तुमने भी आलू के पराठे बनाए हैं? नहीं बेटा, जो स्थिति हमारी पहले थी वो अभी भी है। वो बस मेरा मन कर गया तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करने का, क्योंकि घर पर अभी तुम्हारी दादी नहीं है ना, बस इसीलिए। अच्छा, तो ये बात है। वैसे मम्मी, पराठे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपके हाथों में तो जादू है। जादू, आप बहुत टेस्टी खाना बनाती हो। पराठे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि आरती खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया करती थी। उसके खाने में 4 चांद लगाने का काम करती थी, अच्छी मात्रा के तेल और मसाले। बच्चे पराठे देखकर खुश हो जाते हैं, वो पेट भरकर पराठे खाते हैं। लेकिन तभी वहाँ मंजू आ जाती है। मंजू को पता लगता है कि उसकी गैर मौजूदगी में घर में आलू के पराठे बने हैं। ये देखकर मंजू को बहुत गुस्सा आने लगता है। ये सब क्या है आरती, मेरी गैर मौजूदगी में तूने घर में आलू के पराठे बनाए। और आरती, तुझे तो पता है ना कि हमारे घर के हालात कितने बुरे हैं। हम ऐसे ही तेल मसाले की बर्बादी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमें भूखे पेट सोने की नौबत आ जाएगी। माँ जी, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? आप तो जानती हैं कि मैंने कितने समय बाद अपने घर पर आलू के पराठे बनाए हैं। वैसे भी मैं यहाँ तेल और मसाले की बर्बादी नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपने बच्चों की खुशियों के बारे में ही तो सोच रही हूँ। माना कि मैं गरीब हूँ और हमारे घर के हालात अच्छे नहीं, पर मैं चाहकर भी अपनी
बच्चों की खुशियों पर कैसे ध्यान ना दूं माँ जी। पता नहीं तुझे मेरी बात कब समझ में आएगी। अरे सिर्फ तेरे ही बच्चे नहीं हैं वो, मेरे भी पोता पोती हैं। मुझे भी उनकी चिंता है। तुझे तो सब मालूम है ना आरती, फिर भी तू ऐसी बचकानी हरकतें कर रही है। माँ जी मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुझे बस इतना पता है कि मैं अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन देना चाहती हूँ, तो चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आंखों में आंसू लिए आरती कुएं से पानी भरने के लिए जाती है। तभी आरती को कुएं के पास उसके पड़ोसन संगीता मिलती है, जिसके हाथ में एक हांडी थी। वो हांडी संगीता आरती को देते हुए कहती है, अरे आरती, मैं तुम्हारे ही तो घर आने वाली थी, पर तुम मुझे यही रास्ते में मिल गई। ये लो, ये है मक्खन। दरअसल मैं अपने बच्चों के साथ मायके जा रही हूँ। तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो कि मेरे पति इस शहर के बाहर गए हैं और मुझे मायके से लौटने में समय लगेगा, तो ये मक्खन खराब हो जाएगा। तब तक ये मक्खन तुम अपने पास रख लो और इसे अपने घर ले जाकर इस्तेमाल कर लो, किसी के काम आए। मक्खन से भरी हांडी लेकर आरती अपने घर आ जाती है और घर आते ही आरती उस हांडी को रसोई में ही रख देती है और उस हांडी में से एक कटोरी मक्खन निकालती है। मक्खन मार के अपने घर वालों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। थोड़ी ही देर में जब आरती अपनी सास और बच्चों को खाना परोसती है तो खाना देखकर मंजू कहती है, ये क्या है, आज खाना तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तूने खूब सारा तेल डाला हो। मना करने के बावजूद भी तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही बहू। नहीं नहीं माँ जी, मैंने इसमें तेल नहीं डाला, बल्कि मैंने खूब सारा मक्खन मार के खाना बनाया है, इसलिए आज खाना स्वादिष्ट बना है। मक्खन, ये क्या बोल रही है तू? यहाँ घर में जहर खाने के पैसे नहीं है, तू मक्खन खरीदने की बात कर रही है बहू। मैंने कब कहा कि मैंने मक्खन खरीदा है? वो दरअसल बात ये है कि हमारी जो पड़ोसन है ना संगीता, वो अपने मायके जा रही है और उसे मायके से लौटने में काफी समय लग जाएगा, इसलिए उसने अपने घर पर मक्खन रखा हुआ मुझे दे दिया। आरती के बनाए हुए खाने की खुशबू बाहर तक फैल चुकी थी। पड़ोस की विमला आरती के घर आई और आरती से कहने लगी, आरती बहू, कहाँ है तू? क्या बना रही है आज तू अपने घर में? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा गांव महक उठा तेरे बनाए हुए खाने की खुशबू सुनकर। कुछ नहीं काकी, आज मैंने मक्खन मार के अपने घर वालों के लिए खाना बनाया है। वो पड़ोस की संगीता है ना, उसने मुझे मक्खन दिया था। वैसे मक्खन मार के हर किसी का खाना स्वादिष्ट नहीं बनता, वो तो तेरे हाथों का जादू है, जादू, तभी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ला मुझे भी खाने को दे दे जरा सा। अब बहू की तारीफ सुनकर मंजू को बहुत आनंद आ रहा था। अब इसी तरह से आरती रोज मक्खन मार के बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाया करती, जिसकी खुशबू से रोज आरती के घर पर कोई ना कोई पड़ोसी आ जाया करता। इसी तरह से धीरे धीरे अब मक्खन खत्म हो चुका था। एक दिन संगीता आरती के घर आई और आरती से कहने लगी, आरती, वो मैंने तुझे मक्खन की हांडी दी थी ना, तुम मुझे वो हांडी वापस कर दो, क्योंकि मुझे फिर से अपने घर वालों के लिए मक्खन बनाना है। मन उदास करके आरती संगीता को हांडी दे देती है। उसके बाद संगीता अपनी हांडी लेकर वहाँ से चली जाती है और अब फिर से आरती के घर में वही रूखा सूखा, कम तेल का और कम मसाले का खाना बनने लगता है। ये खाना ना तो मंजू को पसंद आ रहा था और ना ही उसके नन्हे नन्हे बच्चों को। एक दिन मंजू आरती से कहती है, देख आरती, आखिर ऐसे कब तक हम लोग दूसरों के टुकड़ों पर पलते रहेंगे? हमें अपने घर के हालात तो आखिर खुद ही ठीक करने होंगे ना। मैं चाहती हूँ अब हम दोनों सास बहू मिलकर अपने लिए कोई काम देख लेते हैं। माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस तरह से हम लोग अपना गुजारा कर पाएंगे। हाँ, कल ही हम दोनों काम की तलाश करेंगे। भगवान की कृपा रही तो बहुत जल्द हमें कहीं अच्छी जगह काम मिल जाएगा। आरती को अपनी सास मंजू की बात अच्छे से समझ आती है। अब उसे अपने घर के हालात बदलने के लिए अपने कदम बाहर निकालने होंगे। इसीलिए अगले ही दिन दोनों सास बहू मिलकर काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगती हैं। कुछ दिन लगातार यहाँ वहाँ भटकने के बाद आखिरकार आरती और मंजू को एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है। दोनों सास बहू सुबह से शाम तक फैक्ट्री में काम किया करती और एक शाम दोनों काम से लौटते वक्त आपस में बात करती हुई कहती हैं, आरती बेटा, वैसे तू खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है। अब हमने इतने पैसे तो बचा लिए हैं कि हम खुद का काम कर सके। हाँ माँ जी, तो क्यों ना हम दोनों अपना खुद का एक ठेला खोल लें, जिस पर तू खूब सारा मक्खन मारकर खाना बनाना और बेचना, क्योंकि तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना हर किसी को पसंद जो आता है।
अपने बुरे हालातों को बदलने के लिए आरती और उसकी सास मिलकर घर पर ही एक फूड कार्ट डाल लेती हैं, जिस पर आरती अलग अलग प्रकार का खूब सारा मक्खन मार के टेस्टी खाना बनाया करती। प्रीति वैसे तो पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन इसी के साथ प्रीति का एक और सपना होता है अपना रेस्तरां खोलने का। लेकिन प्रीति की शादी एक ऐसे परिवार में होती है जहां उसका पति सिर्फ एक छोटी सी नौकरी करके अपना घर चलाता है, जिसकी वजह से वो अपने सारे सपनों को त्याग देती है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिससे कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। प्रीति यार, तुम ना खाना सच में बहुत अच्छा बनाती हो। मेरे तो पूरे ऑफिस में सब तुम्हारे हाथों के खाने की तारीफ करते हैं। हाँ रवि जी, शादी से पहले मेरा एक सपना था कि मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट हो, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये सब है ही नहीं। ये सुनकर रवि को बहुत बुरा लगता है कि उसके लिए प्रीति ने अपने सपनों का त्याग कर दिया। तभी उसकी सास बोलती है, अरे इस तरह का काम करके भला किसी का गुजारा हुआ है जो तेरा हो जाएगा। बहुओं का काम होता है घर संभालना, और तू घर संभाले ना वो ज्यादा अच्छा होगा। ये फालतू का सपना वपना छोड़ दे, बड़ी आई रेस्टोरेंट खुलवाने वाली हूँ। प्रीति हमेशा इस उलझन में लगी रहती थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो अपने घर पर ध्यान भी दे पाए और अपने सपनों को भी पूरा कर ले, और साथ ही अपने घर में हाथ भी बटा पाए। इसी बात को लेकर अक्सर ही वो रवि से इस बारे में बात करती, लेकिन कभी भी इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं निकला और वक्त यूं ही बीतता गया। प्रीति, आज शाम को मेरा दोस्त आ रहा है, तो तुम उसके लिए कुछ अच्छा सा बना देना। ठीक है रवि जी, मैं कुछ अच्छा सा बना दूंगी, देखिएगा आपके दोस्तों को बहुत पसंद आएगा। बहु सारा काम हो गया तेरा या कुछ रह रहा है? रवि आता ही होगा अपने दोस्त को लेकर। हाँ माँ जी, सारा काम हो चुका है। तभी राम अपने दोस्त रोहन के साथ घर पर आ जाता है। अरे प्रीति, इससे मिलो, ये है मेरा दोस्त रोहन। रोहन, ये तेरी भाभी है, यानी कि मेरी प्यारी सी पत्नी। बहुत ध्यान रखती है मेरा। भाभी जी, मैंने आपके हाथों की खाने की तारीफ सुनी थी, तो देखो मुझे मौका मिला, मैं आ गया देखो खाने के लिए। अब तो अपने हाथों का गर्मा गर्म खाना खिला दो। धन्यवाद देवर जी, आप सभी बैठिए, मैं आप सभी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अब प्रीति ने सोचा कि वो क्या बनाए, तो उसे ध्यान आया कि आजकल हर कहीं हनी चिली पोटैटो का बड़ा ही क्रेज है, सभी लोग इसे खाना पसंद करते हैं। तो बस फिर क्या था, प्रीति ने सभी के लिए वही बना दिया। कुछ देर बाद प्रीति लौटती है और उसके हाथ में चाय के साथ साथ चिली पोटैटो भी थे। लीजिए, आप सभी के लिए मैंने कुछ अच्छा सा बनाया है, मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। हनी चिली पोटैटो देखकर रवि और रोहन के मुंह में तो पानी ही आ गया। दोनों ने जमकर खाया। वाह भाभी वाह, चिल्ली पोटैटो बहुत अच्छे बने हैं, खाकर एकदम मजा आ गया। रवि भाई, मैं तो कहता हूँ भाभी का काम शुरू करवा दे। आजकल के सब लोग ना ऐसा खाना बहुत पसंद करते हैं। अरे भाई, तू तो जानता है ना कि नौकरी करने के बाद पैसा तो बचता नहीं है, तो इसका सपना कैसे पूरा करूं? भाई एक काम कर, भाभी का ना एक फूड कार्ट खुलवा दे। उसमें भाई देख बहुत फायदा भी है और लोग अच्छा खाना खाने भी आएंगे, और भाभी मेहनत करके ना बहुत आगे जाएंगी। रवि अब प्रीति से इस बारे में बात करता है कि वो जल्द ही उसका फूड कार्ट शुरू कर देगा, और ये सारी बातें उसकी सास को पता चलती हैं। क्या रवि बेटा, तू अपने दोस्त की बातों में क्यों आ रहा है? अरे तेरा दोस्त तो है ही आवारा, उसकी बात क्यों मानता है? अगर बहू बाहर का काम करेगी तो घर का काम कौन करेगा? अच्छा, तो तू ये चाहता है तेरी बूढ़ी माँ घर का काम करे? बेटा, मुझसे घर का काम कैसे हो पाएगा? अरे माँ, कैसी बात करती हो? अगर प्रीति काम शुरू करना चाहती है तो करने दो ना, क्या दिक्कत है? अरे वो काम शुरू करेगी तो अच्छा है ना, और घर का काम क्या है, वो मैनेज हो जाएगा। अरे तुम लोग क्यों हमारे खानदान की नाक कटवाने में लग रहे हो? पूरे समाज को पता लगेगा तो क्या सोचेंगे? तो लोग कहेंगे कि इसने अपनी बहू को रोड के किनारे बिठा दिया खाना बेचने के लिए। अरे माँ, आप बिना पागलों वाली बातें कर रही हो। अरे कौन से समाज की बात कर रही हो? जब हमें परेशानी दिक्कत हुई, हमारा बुरा समय चला, तो कोई हमारे साथ आया क्या खड़े होने के लिए? नहीं ना। तो उन लोगों की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे रवि बेटा, कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन हमें तो मिलकर चलना होता है ना। अगर हमारे घर की इज्जत को हम रोड पर बिठा देंगे तो कैसा लगेगा? माँ, अब आप कुछ भी कहोगी ना तो मैं आपकी कुछ भी नहीं सुनने वाला।
क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि प्रीति का सपना पूरा हो और मैं इसमें उसकी मदद करना चाहता हूँ, तो मैं मदद करूंगा। रवि जी, अगर माँ जी को ये सब पसंद नहीं आ रहा है तो रहने दीजिए ना। हम उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं कर सकते। प्रीति, तुम्हें खाना बनाना पसंद है, तुम खुद चाहती थी ये काम करना, तो अब करो ना, क्या दिक्कत है। अब माँ की बात ना मत सोचो। अरे उनको तो मैं मना लूंगा, वो मान जाएंगी। और बात रही दुनियादारी की, समाज की, वो तो बाहर में जाए, मुझे उनसे क्या मतलब। कुछ ही दिन यूं ही बीत जाते हैं और रवि अपनी पत्नी के लिए सारा इंतजाम कर देता है और फिर वो एक फूड कार्ट स्टार्ट करते हैं। सभी लोग काफी खुश थे। हालांकि सास अभी भी ताना मारती रहती है, लेकिन रवि अपनी माँ को समझाने की पूरी कोशिश करता है। अरे प्रीति, जल्दी करो यार, तुम देर क्यों कर रही हो? आज पहला दिन है तुम्हारा, पहले दिन ही देर कर दोगी क्या? हाँ रवि जी, चलते हैं, लेकिन पहले मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद चलते हैं। और पूजा होने के बाद प्रीति अपने पति के साथ चली जाती है। प्रीति का पहला दिन था। वो हनी चिली पोटैटो बनाकर लोगों को अपने हाथ का स्वाद चखवाना चाहती थी, लेकिन थोड़ी सी घबराई हुई भी थी कि न जाने ये सब कुछ कैसा होगा। लेकिन कुछ देर बाद प्रीति के फूड कार्ट पर लोगों की भीड़ लग जाती है। सभी को उसके हाथ के हनी चिली पोटैटो बहुत पसंद आते हैं। रवि जी, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये मेरा सपना था। मुझे लग नहीं रहा था कभी कि ये मेरा सपना पूरा होगा, लेकिन आपने जो मेरा साथ दिया तो मेरे सपने पूरे हो गए। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे हाथ का खाना लोगों को पसंद आ रहा है। अरे हम लोग क्या ऐसे ही कहते थे कि तुम्हारे हाथों में जादू है? अरे तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। और इस तरह से बहुत ही कम समय में प्रीति के हाथ के खाने की चर्चा पूरे शहर में होने लगती है। अब तो उसके कार्ट पर लोगों की भीड़ ही लगी रहती। जो भी एक बार खाता वो बार बार आता। देखते ही देखते प्रीति ने बहुत ही नाम कमा लिया। लेकिन इन्हीं सब के साथ उसकी परेशानियां भी अब शुरू होने लगी। अरे तुम्हारे घर की बहू रोड पे खाना बेच रही है। हमें तो लगा था कि इज्जतदार लोग हो, और तुम्हारी बहू को काम करते हुए देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा। ये सुनकर सास को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रही। चलिए जी, अब घर जाने का समय हो गया है। घर पे माँ जी इंतजार कर रही होंगी और घर का भी काम करना है। हाँ चलो चलते हैं। तुम लोगों ने मेरी नाक कटवा दी है। पहले लोग घर में आके इज्जत दिया करते थे, अब देखो घर में आके बेइज्जत करके जाते हैं और ताने दे के जाते हैं। अब देखियो तू, अब लोग आके मेरे हाथों पे लिख देंगे कि तेरी बहू सड़क पे आकर खाना बेचती है, और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। क्या हो गया माँ, इतना भड़क क्यों रही हो? सिर्फ भड़की हुई नहीं हूँ, मेरा तो खून खोल रहा है। वो कमला की बच्ची आई थी और ताने दे के गई है मुझे। अरे माँ, आप भी कमला आंटी की बातों में आ रही हो। वो खुद तो मंदिरों से चप्पल चुराती है और वो आपको ताने देकर जा रही है। माँ, ऐसे ना हजार लोग ना आपको हर जगह मिलेंगे जो आपकी ना टांग खींचने में लगे रहेंगे, जो आपकी बुराई करेंगे, जो आपको ना हमेशा अच्छा काम करते हुए देखकर जलेंगे, आपको रोकेंगे, आपकी तरक्की में ना बाधा उत्पन्न करेंगे, और आप उनकी बात सुनोगी ना तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। माँ, इसीलिए कह रहा हूँ, उन लोगों की बातों को छोड़ो और अपने बच्चों पे ध्यान दो और अपने बच्चों की खुशियाँ देखो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ माँ जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक तो हमारे घर पर कोई आया नहीं, और अब अचानक से इन लोगों को हमारी परवाह क्यों हो रही है? क्योंकि ये लोग हमारी तरक्की से जलते हैं। माँ जी, आजकल का समय ऐसा चल रहा है ना कि जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते ना, वो दूसरों को पीछे जरूर कर देते हैं। अब प्रीति की सास को थोड़ी बहुत बातें तो समझ आने लगी थी और वो सभी बातों को समझकर अपने बहू बेटे का साथ भी देने लगी थी। लेकिन एक दिन प्रीति और रवि जब काम पर जाते हैं तो कोई वहाँ पर आकर तोड़फोड़ कर देता है। ये देखकर दोनों हैरान ही रह जाते हैं। रवि जी, ये क्या हो गया? ये किसने कर दिया? मुझे नहीं पता प्रीति, ये सब किसने किया है, और जिसने भी ये सब तोड़ा फोड़ा है उसने बहुत गलत किया है। लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि ये उन्हीं लोगों ने किया है जिनका काम अब प्रीति की वजह से नहीं चल रहा था। रवि जी, हम तो सच्चे मन से काम कर रहे थे ना, तो क्या गलती थी हमारी? आखिर हमने क्या बिगाड़ा था उनका जो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया? प्रीति, तुम चिंता मत करो, इस बार ना अच्छी जगह पे खोलेंगे, फिर देखना हमारा काम बहुत चलेगा। कुछ दिन बाद रवि और प्रीति अपनी मेहनत से एक रेस्तरां खोल लेते हैं जो काफी बड़ा होता है। एक बार फिर से लोग प्रीति के हाथ का खाना खाकर खुश होते हैं और उसके खाने की तारीफ हर कहीं होने लगी थी। देखो प्रीति, तुम्हारी लगन और तुम्हारी मेहनत ने क्या कर दिया, हमें हमें उस मुकाम पे पहुंचा दिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब आप लोगों के बिना हो ही नहीं सकता था। आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया है, ये हम सबकी मेहनत है। और इस तरह से प्रीति ने अपनी लगन और मेहनत से चिली पोटैटो बेचना शुरू किया।
समाज के ताने, लोगों की जलन, लोगों की परेशान करने के बावजूद भी प्रीति ने अपना काम करना नहीं छोड़ा और इसी लगन की वजह से आज वो एक अलग ही मुकाम पर है। उमा आज भी अपनी बहू को सुना रही थी, क्योंकि किरण हर रोज कढ़ी चावल बनाकर रख दिया करती और पूरे दिन उसे ही खाया करती, जिससे उमा काफी परेशान हो चुकी थी। लेकिन किरण का मन अभी भी कढ़ी चावल से नहीं भरा था। माँ जी, ये कढ़ी चावल कितने टेस्टी होते हैं, फिर भी आप ना जाने क्यों मुझे सुनाती रहती हो। अगर आपको नहीं खाना तो आप कुछ और बना लीजिए, पर मैं तो यही खाऊंगी क्योंकि कढ़ी चावल मुझे बहुत पसंद है। अरे बहू, क्या तू रोज रोज ये कढ़ी चावल बना देती है? हम तो इसे खा खा कर परेशान हो गए हैं। और तू एक बात बता, ये कढ़ी चावल रोज रोज कौन खाता है? अरे मेरे पति का ना फेवरेट था कढ़ी चावल, पर तेरे आने के बाद से वो कढ़ी चावल का नाम ही नहीं लेता। देखिए माँ जी, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, और रही सबके खाना बनाने की बात तो माफ करना माँ जी, पर मैं कढ़ी चावल में ही उलझ जाती हूँ। घंटों गैस के आगे खड़े रहकर फिर आप लोगों की फरमाइशों को पूरा करूँ, ये तो मेरी बस की बात नहीं है। उमा की बहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और आए दिन वो कढ़ी चावल बनाती रहती। ऐसी एक दिन उमा अपनी पड़ोसन विमला के यहाँ सब्जी मांगने जाती है। क्या बात है उम्मा, आज सुबह सुबह तेरे दर्शन हो गए, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे बिमला, मैं क्या करूं? मैं तो अपनी बहू से परेशान हो चुकी हूँ। अरे रोज रोज बस एक कढ़ी चावल ही आता है उसको बनाने, बस वही खिला खिला कर परेशान कर दिया है हमें। ऐसा भी क्या हो गया? आजा, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। हाँ, वैसे तो मैं सब्जी लेने आई थी, पर तू कह रही है खाने को तो खा ही लेती हूँ। आजा, तू बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना निकाल के लाती हूँ। वैसे भी बहू मायके गई है, मैंने सोचा आज अच्छा सा खाना बना लूँ। तू आई है, चल तू भी खा ले। इतना कहकर विमला किचन में जाती है और उमा के लिए खाना लेकर आती है। अब उमा खाना देखकर अपना सर पकड़ लेती है और विमला से कहती है, अरे यार, जिस खाने से मैं भागकर यहाँ पे आई, यहाँ पे भी वही बना है, कढ़ी चावल। अरे विमला, ये कढ़ी चावल देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो चुका है, और तूने भी यही बना लिया। अब तो मैं भूखी मर जाऊंगी, पर ये नहीं खाऊंगी। अच्छा, तेरी बहू रोज कढ़ी चावल बनाती है तो उसे मना क्यों नहीं करती? तो बोल उसे खाना है कढ़ी चावल तो अपने लिए बनाए और तेरे लिए कुछ और बना दे। अरे अगर वो मेरी बात मानती तो मुझे दिक्कत ही क्या थी। अब मुझे लगता है कि इस बुढ़ापे में मुझे ही रसोई में घुसना पड़ेगा, और अगर मैंने अब खाना बनाना स्टार्ट नहीं किया तो मैं और मेरा बुढ़ा ये कढ़ी चावल खा खा कर स्वर्गवासी हो जाएंगे। उमा विमला के घर से आकर अपने और अपने पति के लिए खाना बनाती है। उमा का बेटा तो ऑफिस में था, लेकिन वो देर शाम को घर पर वापस आ जाता था। माँ, अगर आप कुछ कर सकती हो तो मेहरबानी करके कल से खाना आप बनाना। उसके बनाए हुए करी चावल खा खा कर मैं परेशान हो चुका हूँ। अरे 10 दिन से बना बना के खिला रही है, उसका तो मन ही नहीं भरता है। अरे यार, परेशान हो गया हूँ मैं उससे। और मैं तो ऑफिस जाकर दोस्त का टिफिन मांग के खाता हूँ, तब जाके थोड़ी राहत मिलती है, वरना ये करी चावल खा खा कर ना मेरी शक्ल खुद करी चावल जैसी हो जाएगी। बेटा, मैं तो तेरी पत्नी से परेशान हो चुकी हूँ। अरे इतना कढ़ी चावल कौन खिलाता है किसी को? अरे इससे अच्छा जहर ही खिला दे हमें, बार बार कढ़ी चावल तो नहीं खाना पड़ेगा। अरे माँ, उसकी क्यों बात कर रही हो? उससे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। हर चीज में करी चावल दिखता है, और उसको मना करने जाओ या समझाने जाओ तो रोने लग जाती है, और रोते रोते कहती है मुझे करी चावल पसंद है तो मैं करी चावल खाऊंगी। अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ, ये सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है ना मैं ही अपनी जान दे दूं। दोनों माँ बेटे अपनी परेशानी बता रहे थे कि उधर किरण अपने लिए कढ़ी चावल बनाकर सुबह शाम वही खाती, दूसरी तरफ उमा अपने पति और बेटे के लिए अलग अलग तरह का खाना बना दिया करती। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन उमा की तबीयत खराब हो जाती है। वो ना ही खाना बना पाती है और ऐसे में उसने फिर से कढ़ी चावल बनाए, जिसको लेकर कलेश हो जाता है। अब उमा फैसला करती है कि वो अपनी बहू की कढ़ी चावल खाने की आदत छुड़वा कर ही रहेगी। ऐसे एक दिन किरण खाना बनाने के बाद बार बार वॉशरूम जा रही थी। बाप रे, लगता है कढ़ी चावल खा के मेरा पेट खराब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही ठीक होगा ना फिर से कढ़ी चावल खाऊंगी। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? काफी देर से देख रही हूँ तुझे मैं, वॉशरूम जाए जा रही है। क्या हो गया? तेरा पेट सही नहीं है क्या? कढ़ी चावल खाएगी तो यही होगा ना? मेरी बात तो तू मानती नहीं है। नहीं नहीं, मेरा पेट तो बिल्कुल ठीक है और मैं दोबारा कढ़ी चावल खाने जा रही हूँ। हाँ हाँ, अगर तू मर भी जाएगी ना
तो कड़ी चावल खाना तो तेरा छूटेगा नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो आप माँ जी। चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन अपने कड़ी चावल को नहीं छोड़ूंगी। किरण की बात सुनकर उमा अपना मुंह टेढ़ा बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन उमा ने मन बना लिया था कि अब वो अपनी बहू को सबक सिखा कर ही रहेगी। एक दिन उमा के घर में उसकी पड़ोसन विमला आती है। यार जल्दी चलना, भंडारा हो रहा है, खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, आई रही थी बस, थैला ढूंढ रही हूँ मैं। अच्छा, भंडारा किस चीज का है? कड़ी चावल का है, बाजार में, लेट हो जाएगा, जल्दी चल। कोई बात नहीं, बाहर का कड़ी चावल तो बहुत अच्छा होता है। विमला और उमा की ये बातें जब किरण सुनती है तो वो तुरंत ही बाहर आती है और बाजार जाने की जिद करने लगती है। माँ जी, क्या मैं भी बाजार चल सकती हूँ? हाँ हाँ चलना, तेरा ही पसंद का है कड़ी चावल, मंदिर के बाहर ही बट रहा है। अरे विमला, इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। अरे बहू को मना क्यों कर रही है? तुझे पता है ना उसे भी कितना पसंद है कड़ी चावल। चल चल, उसे भी लेके चलते हैं। अरे वो थोड़ा सा खा भी लेगी तो क्या हो जाएगा। देख ले, तू इसको अपने साथ ले जा रही है, पर मैं नहीं लेके जाऊंगी इसको अपने साथ। माँ जी, मैं अपने पैरों से जाने वाली हूँ, आप चिंता क्यों कर रही हो? आप बस हाँ बोलिए। अच्छा चल चल, ठीक है, ले चलती हूँ तुझको, पर वहाँ भंडारे की लाइन में जाकर पागलों की तरह खाने मत लग जाइयो, नहीं तो लोग कहेंगे जरा देखो तो इसकी बहू को कैसे भिखारन की तरह खा रही है, जैसे कभी मिला ही ना हो। उमर विमला किरण को अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पहुंचकर विमला किरण से कहती है, बहू यहाँ बट रहा है कड़ी चावल, तेरा जितना मन करे उतना खा ले। जब तक हम सामान लेके आते हैं बाजार से, हम आके खा लेंगे। ठीक है माँ जी, मैं कड़ी चावल खाकर घर चली जाऊंगी। यहाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। अब किरण लोगों की भीड़ को चीरती हुई कड़ी चावल के टेबल पर बैठ जाती है और सभी लोग कड़ी चावल का आनंद लेते हुए खा रहे थे। किरण भी अब एक के बाद एक कड़ी चावल के प्लेट मंगवाकर खाए जा रही थी। तभी एक औरत किरण को देखकर कहती है, बाप रे बाप, कितना प्लेट कड़ी चावल खा गई, ऐसा लग रहा है कि भंडारे में आई है। और इसे लग रहा है जैसे ही रेस्टोरेंट में खाने आई है, भंडारे में ही तो खाने आई है ना। कितने पागल हैं यहाँ के लोग। किरण खुद से बात करते हुए एक बार फिर से एक प्लेट लेकर खाने लगती है। देखते ही देखते वो लगभग 8 प्लेट कढ़ी चावल खा जाती है। तब वो किरण को एक पर्चा देने के लिए एक लड़का आता है, जिसमें 2500 रुपए का बिल आता है। अब कढ़ी चावल का बिल देखकर किरण हैरान रह जाती है। ओए छोटू सुन, तू ये मुझे बिल क्यों दे रहा है? अब क्या तू भंडारा खिलाने के भी पैसे लेगा क्या? चंदा तो तूने लिया ही होगा ना, और नहीं भी लिया होगा तो क्या मैं तुझे अंबानी की बहू दिख रही हूँ जो ये 2000 का बिल मुझे थमा रहा है? भंडारे में खिलाने का भला पैसा कौन लेता है? क्या बात कर रही हो? अरे बाहर बोर्ड लगा हुआ है, दिखाई नहीं दिया क्या आपको? वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, रामलाल के करी चावल खाए, वो भी बहुत अच्छे होते हैं इसलिए खाए। अरे आपको दिखाई नहीं दिया? और किस गधे ने आपको कह दिया कि यहाँ भंडारा हो रहा है? या कोई भंडारा नहीं हो रहा। अरे भंडारा होता भी है तो लिमिट में खाता है इंसान। अरे आप तो 8 प्लेट खा चुकी हो, अब चुपचाप से 8 प्लेट के पैसे निकालो जल्दी। क्या ये फेमस कड़ी चावल की दुकान है? इसका मतलब माजी और विमला काकी ने मुझे बेवकूफ बनाया। भैया मेरे पास तो 100 रुपए भी नहीं है, 2000 कहाँ से दूंगी मैं? जब तक आप मुझे मेरा पैसा नहीं दोगी मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, ये बात सुन लो आप। एक काम कर सकती हो, ये पप्पू पेंचर है ना, उसके फोन से फोन कर लो घर पे और बोलो आकर पैसा दे, वरना मैं घर नहीं जाने दूंगा। अब किरण हैरान, परेशान और घबराई हुई थी और अपने पति को फोन करके सारी बात बताती है। ये सुनकर राजेश का दिमाग भी गर्म हो जाता है। वो तुरंत अपने ऑफिस से रामलाल कड़ी चावल वाले की दुकान पर पहुंचता है, जहां पर किरण ने कड़ी चावल खाया था, और उसका हिसाब करके उसे घर ले आता है। जिसके बाद किरण कड़ी चावल खाने का नाम कभी नहीं लेती, क्योंकि उसे ये पता था ये सब कुछ उसकी सास ने जानबूझकर किया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।